अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। क्योंकि मुझे पहले ही दिन पता चल चुका था 10 तारीख को कि महाराज अभी भाग रहे हैं। सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने वीडियोस को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार चर्चा दूसरी है। इस बार चर्चा है आपका चैलेंज, है ना? और आपने किस तरह से उनमें गड़बड़ियां देखी और क्या गड़बड़ियां आपको मिली थी? नागपुर में 5 जनवरी से 13 जनवरी तक धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी का कार्यक्रम आयोजित था, रामकथा प्रवचन का। मैं यहाँ आया इंडियन साइंस कांग्रेस के लिए। मैं मुंबई रहता हूँ 25 साल से। नागपुर मेरा पहले से सेंटर रहा है। तो मुझे सबसे पहले कहा गया कि उनका राम कथा का आयोजन है। मैंने कहा अच्छी बात है, उसका तो स्वागत होना चाहिए, दिव्य दरबार लगने वाला है। इसलिए मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया। मेरी बड़ी टीम है, उन टीम को मैंने भिड़ा दिया। 40-50 वीडियोस उन्होंने खंगाले और उनके ध्यान में आया कि इसमें काफी कानूनन उल्लंघन होता है। 2 कानून है, एक महाराष्ट्र का जादू टोना विरोधी कानून 2013 का है और दूसरा कानून है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। ये केंद्र का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है। तो दोनों का इसमें उल्लंघन हो रहा है। तो इसलिए हमने फिर उन वीडियोस में से, जो वीडियोस पहले से प्रसारित हुए थे, उन वीडियोस में से ऑब्जेक्शनेबल कौन कौन सी चीजें हैं उनको निकाला। बाहर निकालने के बाद में ये जादू टोना विरोधी कानून जो है, उसमें केवल प्रचार और प्रसार करना ये भी इक्वली गुनाह है। जादू टोना विरोधी कानून बहुत ही कड़ा कानून है, कॉग्निजिबल है, नॉन बेलेबल है। उसमें जो पनिशमेंट का प्रावधान है वो 6 माह कारावास से लेकर तो 7 साल का कारावास हो सकता है, प्लस 5,000 से 50,000 रुपए का दंड हो सकता है। और ये कानून का हर शब्द मैंने फाइनल किया है, उसकी सभी बारीकियां मैं जानता हूं। उसका पुलिस का ट्रेनिंग पूरे महाराष्ट्र के अधिकारियों का मैंने किया है और उसका काफी प्रबोधन महाराष्ट्र में किया है। तो इसलिए बहुत उसकी बारीकियां मुझे देखते ही पूरा कानून ही मेरे अंदर में होता है। तो जब पता चला कि ये कानून का उल्लंघन उसमें हो रहा है और बहुत गंभीरता से हो रहा है, तो मैंने ये सब कानून की बारीकियां निकालकर, ये जो प्रूफ्स है सब, कि यहाँ से मिनट से लेकर ये मिनट तक के जो वाक्य है उसको ये कानून लागू होता है, यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को कानून लागू होता है, एक पूरा ओरिजिनल वीडियो और उसके ये स्प्लिट्स पार्ट्स ऐसे निकाल कर यहाँ के पुलिस अधिकारी के पास दिए। महाराष्ट्र के जादू टोना विरोधी कानून के तहत दक्षता अधिकारी, विजिलेंस ऑफिसर की तरफ ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इंस्पेक्टर और उनके ऊंचे दर्जे के, उनसे ऊपर के ऊंचे दर्जे के लोगों को विजिलेंस ऑफिसर डेप्यूट किया जाता है। नागपुर ये बड़ा शहर होने के कारण यहाँ पे एससीपी क्राइम रोशन जी पंडित, ये विजिलेंस ऑफिसर चीफ है, जिसको हम समन्वयक कहते हैं, समन्वयक दक्षता अधिकारी कहते हैं। तो उनके पास मैं गया, उन पर ये मैंडेटरी जिम्मेदारी है। यानी इस कानून के तहत 5वां कलम है एक कानून में, दक्षता अधिकारी के ड्यूटीज के लिए। उसमें कहा गया है कि अगर ऐसी कोई घटना आपके एरिया में घटती है कि जिसके कारण इस कानून का उल्लंघन होता है, तो आपको उसको खुद संज्ञान लेकर उसको प्रतिबंधित करना है, एफआईआर खुद दाखिल करना है और चार्जशीट तक की आगे की कार्रवाई कर कोर्ट तक आपको केस को पहुंचाना है। अब ये जिम्मेदारी खुद मैंडेटरी दक्षता अधिकारी की टोना विरोधी कानून से के लिए बनी। यानी जादू टोना विरोधी कानून प्रचार प्रसार अंमलबजावनी समिति, इसकी एक शासन की कमेटी है, उसका मैं सह-अध्यक्ष हूँ। कैबिनेट मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं इस विभाग के, और राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं, और कमिश्नर जो होते हैं, इसको मैंने पहले कंप्लेंट दी थी, 10 तारीख को दूसरी कंप्लेंट दी। उसमें सभी यहाँ पर नागपुर में जो प्रोग्राम हुआ उसमें जो उल्लंघन हुए वो सब प्रूफ्स उनके सामने रखे और उनको कहा कि आपके लिए अभी एक्शन लेना मैंडेटरी है। उस दिन रात 3 बजे तक पुलिस अधिकारी काम करते रहे, दूसरे दिन फिर सुबह 10 बजे से भिड़े काम करते रहे, क्योंकि मुझे पहले ही दिन पता चल चुका था 10 तारीख को कि महाराज अभी भाग रहे हैं। यहाँ पत्रकारों से मेरा संबंध रहा है, मैंने काफी सालों तक नागपुर में पत्रकारिता की है, तो नेचुरली उनके तरफ से मुझे जानकारी मिलती थी और इसलिए मैंने पुलिस को इत्तला दिया कि ये महाराज कल भागने वाले हैं शाम को, तो आपको उसके पहले उनको जो भी करना होगा पहले करना होगा। इतना ही नहीं, तो महाराज जब 11 तारीख को यहाँ से भाग रहे थे, क्योंकि 13 तारीख का कार्यक्रम प्रसिद्ध हो चुका है, मैं आपको पत्रिका भेज दूंगा, उसमें भी 13 तारीख का कार्यक्रम है। पोस्टर जो लगे पूरे एरिया में, उसमें 13 तारीख का कार्यक्रम है। ये बहुत बड़ा आयोजन है, हजारों की तादाद में लोग आते हैं और ये आयोजन के खर्चे भी बहुत बड़े। तो 2 दिन के खर्चे छोड़कर महाराज भाग रहे हैं यहाँ से, आयोजकों ने जो मेहनत कर भाग रहे हैं,
तो ये कोई आसान बात नहीं है। पुलिस को मैंने ये इतला दी कि अभी महाराज भाग रहे हैं, जब भाग रहे थे तब भी दी थी, सीपी को भी दी थी, और साथ में हमारे क्राइम जो एसीपी है उनको भी दी थी, जो हमारे दक्षता अधिकारी। लेकिन वो अपना काम करते रहे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं ली, महाराज भाग गए। उसके पहले 9 तारीख को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर महाराज को चुनौती दी थी, क्योंकि महाराज के इस वीडियोस में जो भी कानून का उल्लंघन होता है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ में इनके चमत्कारों के दावे हैं। जैसे वो दावे करते हैं अपने अलग अलग वीडियोस में, हर जगह पर ये दावे हैं कि वो अपने भक्तों के नाम अपने आप पहचानते, पहले चिट्ठियां लिख के रखते हैं, पर्चियां लिख कर रखते हैं, पहले से वो जानते हैं कि इसका नाम क्या है, इसके इनके पिताजी का नाम क्या है, इनकी उम्र क्या है, इनके मोबाइल नंबर्स क्या है। ये महाराज के दावे, हमने अपनी ओर से कोई आह्वान नहीं दिया। महाराज जो दावे ऑलरेडी अपने दिव्य दरबार के वीडियोस में कर रहे हैं, उन्हीं को हमने चुना। महाराज ये भी दावा करते हैं कि उनके भक्तों के घर के अंदर कौन से रूम में, कौन से रूम के कौन से अलमारी में क्या चीज रखी है, वहां बाजू में एक लाल रंग का कपड़ा है, वहां पर एक भभूति की पुड़िया है, ये सब बातें वो कहते हैं। तो इसका मतलब उनके पास में दिव्य शक्ति है, इंग्लिश में इसको क्लेरोवैंस कहते हैं, कहीं भी जाकर सूक्ष्म दृष्टि से देखकर आ सकते हैं, और अपने आप जान लेना, इसको इंट्यूशन भी कहा जा सकता है, इसको अंतर्ज्ञान भी कहा जा सकता है, टेलीपैथी भी कहा जा सकता है। तो जो ये अंतर्ज्ञान की चीजें उनमें है या फिर दिव्य शक्ति की उनमें चीजें है, आज तक दुनिया में कभी ये साबित नहीं हुआ। इन चीजों के बारे में मेरे जैसे व्यक्ति को बहुत अपडेट रहना पड़ता है। तो महाराज जी ये सिद्ध करे, इसलिए हमने उनको चुनौती दी। ऐसी चुनौती हम लगातार देते हैं। सभी पत्रकारों के सामने ये चुनौती पारित होगी। 5 लोगों का एक मंडल होगा, जो ना हमारे होंगे ना आपके होंगे, बहुत ही प्रतिष्ठित नागपुर के नागरिक होंगे। पहले से 10 लोगों की जानकारी हम उनके पास दे देंगे, सीलबंद लिफाफे में, वो भी नहीं देख पाएंगे। और ऐन वक्त पर महाराज के सामने हम 10 लोग हाजिर करेंगे। महाराज उनके नाम बताए, उनके पिताजी का नाम बताए, अपनी दिव्य शक्ति से उनकी उम्र बताए और उनके टेलीफोन नंबर बताए। जहां एक प्रोग्राम कंडक्ट होगा, शायद पत्रकार भवन में ही कंडक्ट होगा, तो उसके पास के रूम में हम 10 चीजें रखेंगे, बाकायदा उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होता रहेगा। महाराज जी अपने दिव्य शक्ति से जाकर वो 10 चीजें पहचाने। ये दोनों चीजें 2 बार कंडक्ट की जाए, इसलिए कि पहली बार किसी की गलती हो सकती है, कुछ बदमाशियां हो सकती है, इसलिए 2 बार कंडक्ट की जाएगी। और दोनों बार अगर 90% करेक्ट वो बता सकते हैं, हमारा आग्रह होना चाहिए, हालांकि 100%, क्योंकि इंसान से गलतियां हो सकती है, दिव्य शक्ति से तो गलतियां होने की कोई गुंजाइश नहीं, इसके बावजूद 10% छूट देने के लिए हम तैयार है। 2 बार अगर 90% या उससे ज्यादा आप करेक्ट रहते हो, तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 40 सालों से आह्वान है, ये 30 लाख रुपए का पारितोषिक आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए 3 लाख रुपए ये पंच कमेटी के सामने आपको डिपॉजिट रखने पड़ेंगे। अगर आप हारते हो तो ये 3 लाख रुपए जब्त हो जाएंगे, वो अनिसा के यानी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। अगर आप जीतते हो तो ये 3 लाख रुपए भी आपको वापस मिलेंगे और 30 लाख रुपए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के आपको मिलेंगे। हमने ये भी कहा है उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसी विज्ञप्ति में, कि हमको मालूम है कि महाराज को 30 लाख रुपए की कोई कीमत नहीं, क्योंकि हजारों करोड़ों में वो खेलते हैं। तो इसलिए पैसे के लिए मत स्वीकार, दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए आगे आए। अगर पैसे न लेने के लिए, बख्शिश न लेने के लिए भी वे आगे आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, पूरा इसका आयोजन करेंगे। और अगर 2 बार वो जीतते हैं 90% से ज्यादा, तो मैं खुद अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का संस्थापक उनके चरणों पर माथा टेकूंगा, माफी मांगूंगा। और इतना ही नहीं तो 40 सालों से हमने कई हजारों बाबाओं का एक्सपोजर्स किया है, बड़े बड़े बाबाओं को नागपुर से खदेड़ा है, वो संगठन हम हमेशा के लिए बंद कर देंगे। और आगे की बात कहूंगा, आगे की बात यह है, महाराष्ट्र को जादू टोना विरोधी कानून भी रद्द करना पड़ेगा, क्योंकि वो इसी के आधार पर खड़ा है। इतनी बड़ी वो बात होगी। ये भी बात हमने कही है कि महाराज जी केवल अपनी आह्वान सिद्ध करने के लिए मत आइए, पूरे दुनिया को सबक सिखाने के लिए आगे आइए। आज तक दुनिया में ऐसी दिव्य शक्ति सिद्ध नहीं हुई है। अगर महाराज जी ये सिद्ध कर देंगे तो सारे दुनिया में ये बहुत बड़ा नाम होगा, भारत का बड़ा नाम होगा कि भारत में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसमें इस ढंग की, एक 26 साल के लड़के में इस ढंग की दिव्य शक्ति है। ये इतनी बड़ी बात साबित होगी, भारत का भी नाम ऊंचा होगा। ये आह्वान हमने दिया था 9 तारीख को, और उसके बाद में महाराज जी 11 तारीख को
अपने 2 दिन के प्रोग्राम छोड़कर नागपुर छोड़कर भाग गए। इसके पहले यहाँ कई बाबा ऐसे भागे हैं, इसलिए हमने भाग गए ये शब्द का। पायलट बाबा 72 घंटे तो गड्ढे में रहे। उनका दावा था मैं गड्ढे में रह सकता हूँ क्योंकि मैं जब मेडिटेशन में जाता हूँ तो मुझे प्राणवायु की आवश्यकता नहीं होती है। 5000 पब्लिक इकट्ठा हुई। 5000 पब्लिक के सामने हमने आह्वान दिया, पुलिस और पब्लिक के सामने, कि आप ठीक है, हम कांच का घर तैयार करते, उसमें से प्राणवायु निकालते, उसमें आप बैठकर बताइए। उन्होंने तारीख दी पुलिस के सामने, पब्लिक के सामने। उस दिन फिर से लोग इकट्ठा हो गए। महाराज आए ही नहीं, महाराज वैसे भाग गए। सुंदरदास महाराज आए यहाँ, बहुत बड़े महाराज राम सही पंथ के, दबंग व्यक्ति एकदम, खुद बड़े मिलिट्री में बड़े अधिकारी रह चुके हैं। सब लोग डरते थे, बंदूकें लगाकर सबको भगाते थे। यहाँ पर आए, उनका दावा था कि मैं मोक्ष दिलाता हूं हर एक को। पुरुषों को 9 मार्क से मोक्ष मिलता है, स्त्रियों को 10 मार्क से मोक्ष मिलता है, और 10वां मार्ग यानी उनके साथ में सेक्सुअल संबंध रख। ये बात हमने एक्सपोज की। उनको नागपुर छोड़कर भागना पड़ा। यहाँ 5 मिशनरी आए थे, चंगाई सभा उन्होंने आयोजित की थी। ये चंगाई सभा में उनका दावा था कि हम अंधे देखने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं। हमने उनके खिलाफ निदर्शन की, जबकि बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा हुए थे। उसके बाद में हमने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत कंप्लेंट दायर की, पुलिस ने एक्शन ली, उनको अरेस्ट हुए। उसमें एक भारतीय थे रायबुर्डे नाम के, और 4 फॉरेनर्स। दुनिया में पहली बार वो तो अचरज में पड़ गए थे कि पूरे दुनिया में हम घूमते हैं और यहाँ ऐसे कैसा कानून हो सकता है और हमें अरेस्ट हो सकती है। ये पहले हमको करना पड़ता था, कोई चारा नहीं। अभी इतना कड़ा कानून है, केवल प्रचार और प्रसार करना गुनाह है। अगर आपका एक ऑडियो वीडियो भी मिल जाता है, आपका एक पर्ची भी मिल जाती है, उसके आधार पर कानून का पूरा खड़ा होता है और उसके आधार पर कानून लागू होता है। तो फिर जाकर वहां ये सभी करना, हमेशा के लिए पुलिस के सामने दिक्कतें खड़ी करना, क्योंकि पुलिस को तो सुरक्षा करनी पड़ती है। तो ये सब चीजें करने की क्या आवश्यकता है? भाई हम आपको पूरे प्रोटेक्टेड वातावरण में यह आह्वान देते हैं, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते। 40 सालों में हमने इतने बड़े बाबा एक्सपोज किए, छोटे मोटे हजारों बाबा एक्सपोज किए, आज तक हमने किसी को मार पड़ने नहीं दी, और हमको भी किसी ने अभी हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की। इसीलिए नागपुर को पोलखोल शहर कहा जाता है। तो हम इस ढंग से काम करते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि भाई आप यहाँ आइए, आपको पूरी सुरक्षा मिलेगी। देवेंद्र जी फडणवीस जो उनका दर्शन लेने के लिए गए थे, वे महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, नागपुर के पालक मंत्री है, पुलिस के चीफ है। आपको तो डरने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं। आइए पत्रकारों के सामने, सब लोगों के सामने ये सिद्ध कीजिए। वहां आपको अगर जानकारी दी जाती है, वो वहां हम ब्रेक कर सकते हैं क्या? हमको मालूम है ना तरीके क्या है, हमने इतने बाबा एक्सपोज किए हैं ना, ये जानकारी देने वाले बाबा एक्सपोज किए। इंदौर में नैनोद का बाबा था, रिक्शे वाले वहां तक जानकारी पहुंचाते थे, मैंने रिक्शे वालों को झूठी जानकारी दे दी, उन्होंने मेरा नाम लेकर मेरे बारे में सब झूठी जानकारी कही। लहरी बाबा आए थे वर्धा में, वो भी इसी ढंग से जानकारी इकट्ठा करते थे। हमने वहां उन तक झूठी जानकारी पहुंचाई, उन्होंने वो झूठी जानकारी रिपीट की। तो जानकारी के अलग अलग माध्यम प्राप्त करने के होते हैं, उनको अगर हमें रोकना होगा तो फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ही ये चुनौती अमल में लाई जा सकती है। इसलिए एक सुरक्षित वातावरण में जो आपके लिए भी सुरक्षा होगी, हमारे लिए भी सुरक्षा होगी, जान की जोखिम का बात नहीं कर रहा हूं, जिसमें कोई बदमाशी और ठगी न होने की गुंजाइश हो, ऐसी सुरक्षा, उस ढंग के वातावरण में ये चुनौती अमल में आनी चाहिए ना। आप तो अपने आदमी खड़े कर दो, मैंने पहचाना ऐसा चिल्लाना शुरू कर देंगे तो क्या करेंगे? तो इसलिए ये चुनौती उनको लोगों के सामने, पत्रकारों के सामने, पंचमंडल के सामने स्वीकार। उनमें से किसी ने संपर्क नहीं किया, क्योंकि वो सभी जो आयोजक मंडली है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे ढंग से जानती है। एक बात। दूसरी बात, मेरे कई पत्रकार मित्र ये चैलेंज हमने दिया, उसका पूरा पत्र तैयार किया था, वो प्रेस में दिया था, वो लेकर महाराज के पास गए, उसके ऊपर उन्होंने इंटरव्यूज लिए हैं महाराज के, तो महाराज तक ये पहुंचा है। अब जब प्रेस में जाता है, विज्ञप्ति जाती है, तो ये बात तो सीमित नहीं रहती ना, सब तक पहुंचती है।